बहुत सारे ट्रेडर्स गोल्ड को ट्रेड करते वक्त कभी सुबह 5 बजे ट्रेड करते हैं, कभी 9 बजे ट्रेड करते हैं, कभी 12 बजे ट्रेड करते हैं, कभी शाम के 6 बजे ट्रेड करते हैं। उनके पास ट्रेड करने के लिए कोई भी एक डिफाइंड सेशन नहीं होता, उनके पास ट्रेड करने के लिए कोई रूटीन नहीं होता। वो किसी भी एक सेशन में जंप इन करते हैं, ट्रेड लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देन उसके बाद वो अपने सेटअप को ब्लेम करते हैं कि मैंने सही जगह पर एंट्री नहीं ली, या फिर मेरा स्टॉप लॉस गलत था, या फिर मेरा टारगेट प्राइस गलत था। बट गोल्ड ट्रेड करते वक्त सेटअप कंफर्मेशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रहता है आपका गोल्ड ट्रेड करने का टाइमिंग। अगर मैं पूरे ओवरऑल डे की बात करूं तो मेरे पास गोल्ड ट्रेड करने के लिए 3 सबसे मेजर टाइमिंग रहते हैं। सबसे पहले एशियन सेशन, देन लंदन सेशन और फिर न्यूयॉर्क सेशन। आप इन तीनों में से किसी भी एक सेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको सिर्फ एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप सिर्फ उसी सेशन को ट्रेड करो। अब पॉइंट ये नहीं था कि आपको किस सेशन में ट्रेड करना चाहिए, पॉइंट ये है कि हमारे पास 3 मल्टीपल सेशन रहते हैं और तीनों के अलग अलग बिहेवियर रहते हैं। कभी आप गोल्ड को रोज सेम टाइम पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गोल्ड किसी ना किसी एक सेम टाइम पर सेम काइंड ऑफ बिहेवियर शो करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एशियन सीजन की, तो गोल्ड का एक बिहेवियर है जो कि वो सिर्फ एशियन सीजन में करता है, और रोजाना सुबह के 5 बजे या 6 बजे गोल्ड का सेम बिहेवियर रहता है। तो आप उस बिहेवियर के बेसिस पे अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर कोई भी एक नई स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हो। दैट्स वाई सेशन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों के तीनों सेशंस का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि किस सेशन में गोल्ड का किस टाइप का बिहेवियर रहता है, जिसके हिसाब से आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको प्रॉपरली प्लान कर सकते हो, या फिर कोई भी एक नई स्ट्रेटेजी बना सकते हो। एंड इसी वीडियो में मैं आपको तीनों सेशन का बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो रियली एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। बट यार इसके लिए हमें चलना होगा हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे, तो चलो यार वहां पर चल के देखते हैं कि किस प्रकार किस सेशन का मूवमेंट है। तो यार हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एशियन सेशन से, और अगर यहाँ पर एशियन सेशन को मैं मैनुअली मार्क करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर है कि मैं इंडिकेटर वाले टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ सेशंस, और ये जो JRFX एडिट का आपको एक इंडिकेटर दिखेगा, इस पे जाना है आपको। देन इसकी सेटिंग्स पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को तीनों सेशन दिख जाएंगे, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क। और ये वाला जो इंडिकेटर है ये गोल्ड में बेस्ट काम करता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ये आपका जो सेशन है उसको अलग हाईलाइट कर देगा, जिसकी वजह से हम क्लियर मूवमेंट को पकड़ पाएंगे। तो इसलिए अभी हम एशियन सेशन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एशियन सेशन ऑन रहेगा। और यार एशियन सेशन का अगर मैं एक ओवरऑल आपको बिहेवियर समझाने की कोशिश करूँ तो इसका जो बिहेवियर रहता है वो बेसिकली पहले जो रहता था वो मार्केट कंसोलिडेशन करती थी, कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट करती थी, एक जोन में रहती थी या फिर एक रेंज में रहना प्रेफर करती थी। देन बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स होते थे और बहुत ही कम वॉल्यूम होता था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रिसेंट गुड टाइम्स की, तो जब से मार्केट में वॉलिटिलिटी इंक्रीज हुई है, गोल्ड ने कहीं ना कहीं 5000 का लेवल क्रॉस किया है, या फिर 4300, 44, 4500 पे जब से गोल्ड ट्रेड होना चालू हुआ है, तब से एशियन सेशन में बेसिकली मार्केट का ओवरऑल दिन भर का मूवमेंट रहता है वो एशियन सेशन से ड्राइव होता है। एशियन सेशन में जिधर भी साइड मार्केट मूव करती है या फिर जो भी एक ट्रेंड पकड़ती है, उसी ट्रेंड को ओवरऑल पूरे दिन में मार्केट कंटिन्यू करती है। अब इसी चीज़ को मैं आपको चार्ट पे भी बैक टेस्ट करके बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ आज डेट की, तो आज है 3 फरवरी, तो हम चलते हैं सीधे 1 जनवरी से, और सीधे 1 जनवरी से यहाँ पर देखने चालू कर देते हैं। मैं सीधे यहाँ पर जाता हूँ और ये मेरा जो टाइम है अभी हो रहा है भाई, ये है मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये मंडे 5 जनवरी। और अगर ये 5 जनवरी में मैं एशियन सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट है वो सुबह सुबह स्टार्ट हुआ, अराउंड 4:30 को ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई। देन उसके बाद ये वाला जो पूरा सेशन था ये करीब करीब 12:30 के आसपास तक चला। तो करीब करीब हमारा जो आफ्टरनून में लंदन सेशन ओपन होता है तब तक जो हमारा एशियन सेशन है वो चलता है। तो एशियन सेशन का अगर मैं देखूँ मूवमेंट, तो ये काइंड ऑफ डायरेक्शनल मूव था। देन जो पूरे डे में मार्केट ने मूवमेंट किया वो काइंड ऑफ एशियन सेशन का ही फॉलो अप था, और उसी को बुलिश ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया। देन नेक्स्ट डे अगर मैं जाता हूँ तो नेक्स्ट डे भी सेम हुआ, प्राइस आई, प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, थोड़ा बहुत नीचे की साइड मूवमेंट किया, उसने एक अच्छा खासा फिब रिट्रेसमेंट किया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरे डे में सेम ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। फिर अगर आप यहाँ पर जाओगे वेडनेसडे के दिन, तो वेडनेसडे के दिन मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया, और अगर ओवरऑल डे देखोगे तो उस फॉल के बाद प्राइस ने पूरा दिन यहाँ पर इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया। बाकी अगर मैं सिर्फ एशियन सेशन की बात करता हूँ तो एशियन सेशन में काइंड ऑफ हमने एक फॉल रजिस्टर किया। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डे फिर से जाता हूँ तो नेक्स्ट डे फिर से वही हुआ कि प्राइस ने एक अच्छा खासा वन साइडेड मूवमेंट दिया, फॉल दिया। देन प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके अपना जो ट्रेंड है उसे चेंज करके प्राइस ने एक बुलिश मूव दिया। तो एशियन सेशन का जो मूवमेंट है वो आपका ओवरऑल डे का जो पूरा मूवमेंट है उसको डिसाइड करता है। तो आपको एशियन सेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो लोग भी एशियन सेशन ट्रेड करते हैं वो बेसिकली ये ट्रेड कर सकते हैं कि भाई
ओवरऑल आपका जो मैं देख रहा हूँ कि सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक मार्केट एक वन साइडेड मूवमेंट दे रही है। तो अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप कोई भी एंट्री ले रहे हो किसी भी ट्रेड में, तो आप ट्राई करो कि आप 12 बजे तक या फिर लंदन सेशन तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट देना प्रेफर कर रहा है। बाकी आपको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है किसी भी सेशन को ट्रेड करते वक्त कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इज़ द मेन की। भाई आप उसको नहीं भूल सकते, आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो प्राइस सपोर्ट पे आ रही है तो चाहे एशियन सेशन में आए, न्यूयॉर्क में आए, लंदन में आए, मैं कह रहा हूँ कि भाई एशियन सेशन का मूवमेंट जो रहता है, एशियन सेशन का जो मूवमेंट रहता है वो पूरे डे की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। बट अगर आप एशियन सेशन में मान लो मार्केट ने बुलिश मूव दिया और फिर लंदन सेशन में या फिर न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस एक रेजिस्टेंस तक पहुंच गई और फिर भी आप कह रहे हो कि भाई एशियन में बुलिश मूवमेंट आया था तो न्यूयॉर्क में भी बुलिश मूवमेंट आएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे मेन प्रायोरिटी उन्हीं को देना है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे तो आप सेलिंग ढूंढो, अगर आपकी प्राइस सपोर्ट पे है तो आप बाइंग ढूंढो। तो बेसिकली एशियन सेशन का मूवमेंट मैंने आपको बताया, और आगे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि भाई किस प्रकार का मूवमेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और काइंड ऑफ प्राइस ने पूरे सेशन में कंसोलिडेट किया। ओपन होते ही थोड़ा बहुत एक अच्छा फॉल आया था, देन उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन ही किया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ 10 जनवरी या फिर 12 जनवरी मंडे को, तो मंडे को भी यही हुआ, जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था वहाँ से एक अच्छा खासा बुल मूव आया और ओवरऑल अगर डे की डायरेक्शन देखूँ तो कहीं ना कहीं बुलिश ही थी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ काइंड ऑफ 13 जनवरी को, तो 13 जनवरी को प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर 1830 यानी कि प्री न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस ने उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, थोड़ा बहुत मूवमेंट आया और उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आ गई। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ही मिला। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर भी जाता हूँ तो यहाँ पर भी यही हुआ कि प्राइस ने एक वन साइडेड मूवमेंट दिया, उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेट किया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ तो फिर से यही हुआ कि प्राइस ने एक एशियन सेशन में वन साइडेड मूवमेंट दिया और उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेट किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एशियन सेशन में प्राइस ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद जो मूवमेंट आया वो भाई यहाँ पर आया, जो कि 2030 यानी कि मुझे लगता है ये न्यूज़ वाली कैंडल है, तो यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया या फिर मूवमेंट आया। तो एशियन सेशन बेसिकली अब यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब जब एशियन सेशन कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस कहीं ना कहीं उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करने के लिए एक फेक मूव दिखा रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया था, देन उसका ब्रेकआउट किया, थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, फिर वापस नीचे आ गई। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने कंसोलिडेट किया, उसका ब्रेकआउट किया, थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, देन वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो काइंड ऑफ अगर आपका एशियन सेशन कंसोलिडेट कर रहा है, दैट मीन्स आपके जो नेक्स्ट आने वाले सेशन है उसमें प्राइस एक फेक मूवमेंट दिखा सकती है। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की कि जब जब एशियन सेशन में एक वन साइडेड मूवमेंट आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो आप ऐसा देखकर अगर आप लंदन सेशन भी ट्रेड करते हो तो आप न्यूयॉर्क सेशन या फिर एशियन सेशन को देखकर भी लंदन सेशन में क्या होगा इसका एक आइडिया लगा सकते हो, जिससे आपकी डे की डायरेक्शन या फिर डे का बायस या फिर कह सकते हो आपको कितनी ज़्यादा रेंज ट्रेड करना है, आपकी रेंज बहुत क्लियर हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी या फिर अनलॉक हो जाएगी। और अगर मैं और थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो यहाँ पर कंसोलिडेशन था, फिर पूरे डे में कंसोलिडेशन था, फिर वन साइडेड मूवमेंट, उसी ट्रेंड को प्राइस ने कंटिन्यू किया। फिर अगर यहाँ पर जाकर देखोगे 21 जनवरी को, तो 21 जनवरी को प्राइस ने एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिया। उसके बाद प्रॉपरली प्राइस ने एक रिवर्सल फॉर्म किया और वहाँ से पूरी प्राइस रिवर्स हो गई थ्रू आउट द डे। देन वापस से हम आ जाते हैं 22 जनवरी को। 22 जनवरी को यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया स्टार्टिंग में, देन एशियन सेशन में बुलिश मूव दिया, देन उसी को कंटिन्यू करते हुए न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन रहे। फिर यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, उस ब्रेकआउट को फेक बताकर प्राइस वापस से ऊपर आ गई। ठीक है, तो आपका जो एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है एशियन सेशन के बाद, वो बेसिकली बहुत छोटे स्पान के लिए हो रहा है, उसको आप बहुत बड़ा बुलिश मूव या फिर फट जाएगी मार्केट या फिर उसी डायरेक्शन में जाएगी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी प्राइस ने एक वन साइडेड मूवमेंट दिया और उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके प्राइस वापस से नीचे आ गई। तो यार अलग अलग आप देखते जाओगे, आपको बहुत सारे सिनेरियोज़ यहाँ पर मिलेंगे। मैंने बहुत सारे सिनेरियोज़ ऑलरेडी बता दिए। अब जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे आपको अलग अलग सिनेरियोज़ दिखते जाएंगे और आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया कि आप कैसे अलग अलग सेशंस को डिवाइड कर सकते हो, उन अलग अलग सेशंस में अपना एक एज फाइंड कर सकते हो या फिर उनके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपको इन सभी चीज़ों से एशियन सेशन की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि एशियन सेशन किस प्रकार से काम करता है। जैसे मैंने जो चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व की वो यही थी कि यार जब भी
प्राइस एशियन सेशन में कंसोलिडेट करती है, देन लंदन या न्यूयॉर्क में उसका ब्रेकआउट करती है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है, देन वापस से उसी रेंज में आ जाती है। देन अगर मैं बात करता हूँ वन साइडेड मूवमेंट की, तो जब जब एशियन सेशन में एक अच्छा खासा वन साइडेड मूवमेंट आ रहा है, प्राइस यूजुअली 70 to 80% ऑफ द टाइम प्राइस उस मूवमेंट को कंटिन्यू कर रही है और डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रही है और उसी के फेवर में प्राइस मूवमेंट दे रही है। उसी के बाद बहुत बार ये भी हो रहा है कि प्राइस अगर एशियन में कंसोलिडेट कर रही है तो थ्रू आउट द डे कंसोलिडेशन हो रहा है, ये भी मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। और बाकी तो यही सारी चीज़ थी एशियन सेशन में। जो लोग कह रहे थे कि भाई एशियन में वॉल्यूम नहीं रहता या फिर एशियन में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन होती है या फिर एशियन में मूवमेंट नहीं आता या फिर ट्रेड करने लायक नहीं है या फिर एशियन में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एशियन में मूवमेंट आ रहा है, मैंने आपको रियल बैक टेस्ट करके बताया, सारे चार्ट्स बैक टेस्ट करके बताए। जस्ट आपको अपना सेशन सिलेक्ट करते वक्त जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी ट्रेड की टाइमिंग, कि आप जो भी सेशन सिलेक्ट कर रहे हो आप डेली उसी सेशन में ट्रेड करो। सेकंड जो चीज़ है वो है आपका रूटीन। अगर आपका टाइमिंग, आपका सेशन आपके रूटीन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है तो आप ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को शाम को 6 बजे मेरा कॉलेज रहता है या फिर स्कूल रहता है या कुछ भी रहता है, तो यार मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता शाम की 6 बजे ट्रेड। तो मेरे लिए जो बेस्ट थिंग रहेगी वो यही रहेगी कि या तो मैं लंदन ट्रेड करूँ या फिर सुबह सुबह एशियन ट्रेड करूँ। तो आपके रूटीन के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम परफेक्टली फिट बैठ रहा है, आपको ये चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार सबसे पहले अगर आपको कोई भी सेशन सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले अपना रूटीन को प्रायोरिटी दो कि आपके रूटीन के अकॉर्डिंग कौन सा सेशन फिट बैठ रहा है। देन उस सेशन का प्राइस एक्शन देखो, जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कंसोलिडेशन ज़्यादा हो रहा है या फिर वन साइडेड मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। देन अपनी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करो कि कौन से सेशन में आपकी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट फाइंड आउट वर्क कर रही है। तो यार ये तो बात हो गई एशियन सेशन की। अब बात कर लेते हैं लंदन सेशन की। अब लंदन सेशन बेसिकली क्या करता है, जो इसको मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लंदन सेशन से जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो ये रहते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम बिल्डअप होना चालू होता है एज़ कम्पेयर टू एशियन सेशन। उसके बाद ये वाला जो सेशन रहता है इसमें एशियन सेशन की सारी रेंजेस ब्रेक करता है मार्केट, यूजुअली उसका ब्रेकआउट करके मूवमेंट देता है। उसके बाद जो ओवरऑल डे की डायरेक्शन रहती है वो कहीं ना कहीं लंदन सेशन से ही प्लान होती है कि न्यूयॉर्क सेशन में किधर मूवमेंट आता है, वो बेसिकली लंदन सेशन से ही पता चलता है। उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली एंट्री आपको बहुत ज़्यादा मिलती है कि मार्केट जिस ट्रेंड में चला आ रहा है उसी ट्रेंड में आपको कंटिन्यूएशन मिल जाता है एक छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के बाद। तो यार यहाँ पर रियल बैक टेस्ट करते हैं इसको कि किस प्रकार का सेशन रहने वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपनी जितनी भी ड्राइंग्स है उनको क्लियर कर देता हूँ एक बार के लिए, अपने सेशन वाले इंडिकेटर पर जाता हूँ, एशियन ऑफ करके लंदन ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है लंदन सेशन का मेरे को ओवरव्यू दिखेगा। तो फिर से हम चलते हैं 1 जनवरी को और वहीं से अपना जो है बैक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 जनवरी को तो भाई सैटरडे संडे था, सारे लोग सो रहे होंगे, सारे ट्रेडर्स अपना मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो हम 5 जनवरी मंडे से ही स्टार्ट करते हैं। मंडे को जो हमारा लंदन सेशन था वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो अराउंड 1:30 से स्टार्ट हुआ और ये सेशन रात के 11:30 10:30 के अराउंड तक चला। अब मैं बात करता हूँ कि यार लंदन सेशन में एग्जैक्टली मार्केट किस तरह का मूवमेंट करती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एशियन सेशन में क्या हुआ था, अगर 5 जनवरी को देखता हूँ मैं, 5 जनवरी को यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश मूव आया। देन लंदन सेशन में प्राइस एक रेजिस्टेंस पर पहुँचा, उस रेजिस्टेंस के बाद प्राइस ने फॉल किया, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया और उसी लंदन सेशन में अराउंड 18-13 प्री न्यूयॉर्क के आसपास प्राइस में बुलिश मूव आया। बट ये वाला जो बुलिश मूव था ये प्रोबेबली न्यूयॉर्क सेशन में आया, तो इसको अवॉइड करते हैं हम। हमारा जो काम की चीज़ है वो इस ग्रीन बॉक्स के हाफ तक है, यानी कि यहाँ तक 1730 हमारा मैक्स रहेगा। तो हमें बेसिकली जो चीज़ों पे फोकस करना है वो बेसिकली इस मूव पे करना है। तो मैंने जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया वो यही था कि यार एशियन सेशन में प्राइस ऊपर की तरफ आया और उसी को कंटिन्यू करते हुए लंदन सेशन में भी एक बाइंग साइड मूव आया, देन उसका रिवर्स हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी को क्या हुआ कि एशियन सेशन ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया था, उसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर वापस से बाइंग देने लगी मार्केट, लेकिन उस बाइंग ने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, वापस से नीचे आई। तो काइंड ऑफ ये वाला जो पूरा मूव था लंदन सेशन का जो मूव था वो बेसिकली काइंड ऑफ रेंज बाउंड ही था, या फिर आप कह सकते हो कि रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने अपनी डायरेक्शन जो है उसी में जाना कंटिन्यू किया। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हुई कि भाई लंदन सेशन जो है वो बेसिकली रिट्रेसमेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, यहाँ पर भी। अब मैं वापस से इधर आता हूँ, इधर अगर आप देखोगे तो एशियन सेशन का जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं डाउन साइड था। देन लंदन सेशन में प्राइस ने यहाँ से बुलिश मूव देने का ट्राई किया, इस हाई को टैप करके लो बनाया। देन जो ये वाला पूरा बुलिश मूव आया था ये लंदन सेशन के ओपन होते ही आया था, और ये वाला जो बुलिश मूव था ये इस सेलिंग की रिट्रेसमेंट थी। तो अगेन लंदन सेशन इज़ फॉर रिट्रेसमेंट।
ठीक है। अगले दिन चलते हैं फिर से। अगले दिन अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर प्राइस ने अच्छा खासा एशियन सेशन में फॉल किया, लंदन सेशन में प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और न्यूयॉर्क सेशन में एक बाइंग का मूव दिया। अगेन लंदन सेशन कंसोलिडेशन, उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एशियन सेशन में थोड़ा बहुत बुल मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन, देन उसी को कंटिन्यू करते हुए न्यूयॉर्क सेशन में बुल मूव। ठीक है, फिर एशियन सेशन यहाँ पर फिर से आ गया। फिर से हम नेक्स्ट मंडे पे आ जाते हैं 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को मैंने देखा कि यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आया। देन पूरे ही लंदन सेशन ने कंसोलिडेशन करके थोड़ी बहुत ही रिट्रेसमेंट करवाई, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में बुल मूव। फिर यहाँ पर मैं आता हूँ अगर लंदन सेशन पे फिर से, तो लंदन सेशन में अगेन वही हुआ कि भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट, एशियन सेशन ने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया। अगर इस पूरे बुल मूव की बात करता हूँ, एशियन सेशन ने रिट्रेसमेंट किया, लंदन सेशन ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में बुल मूव। फिर से मैं इधर आ जाता हूँ, फिर से एक बुल मूव, देन कंसोलिडेशन, फिर न्यूयॉर्क सेशन में सेलिंग का मूव। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पर चीज़ फाइंड आउट की है लंदन सेशन में वो यही कि भाई ये वाला जो पूरा सेशन है ये या तो रिट्रेसमेंट कर रहा है या फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी यार इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना है कि आप कौन सा सेशन ट्रेड करते हो और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। बाकी अगर यहाँ पर देखता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एशियन सेशन में बियरिश मूव, देन रिट्रेसमेंट लंदन में, देन उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में फिर से बियरिश मूव, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन एशियन सेशन में, लंदन में भी कंसोलिडेशन, न्यूयॉर्क में मैनिपुलेशन और फिर मूवमेंट। तो यार लंदन सेशन पूरा का पूरा कंसोलिडेशन वाला सेशन है। तो भाई लोग जो भी लंदन सेशन ट्रेड करते हो, आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी लंदन सेशन में हो सकती है उसमें बस यही ट्राई करो कि उसका टीपी और उसका एसएल बहुत छोटा हो। मैं भी लंदन सेशन में पिछले कुछ दिनों से एक स्टडी टेस्ट आउट कर रहा हूँ और उसमें मेरा 70 पिप्स का एसएल रहता है और 100 पिप्स का टारगेट रहता है, जो कि डेली बहुत ही ईजिली आ जाता है। उसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, बहुत ही आसानी से मेरा टारगेट, बहुत ही आसानी से मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है। दोनों ही चीज़ें आती है भाई, टारगेट भी आता है, स्टॉप लॉस भी आता है। बट बात बस यही है कि आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें कौन सी काम कर रही है। मैं लंदन सेशन के इस सेटअप को लास्ट 1 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्टिंग, और मैंने करीब करीब लास्ट 1 साल का डेटा इसके ऊपर बैक टेस्ट कर रखा है। भाई मैं बता रहा हूँ लंदन सेशन कंसोलिडेशन का सेशन है, इसमें बहुत अच्छे सेटअप्स फॉर्म होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पर, और कहीं ना कहीं इसके जो मूवमेंट है वो न्यूयॉर्क सेशन तक कंटिन्यू भी होते हैं। बट आपको बस लंदन सेशन में एक अच्छी रिट्रेसमेंट फाइंड करनी होती है और वही रिट्रेसमेंट वाले मूव को कैप्चर करने से बेटर है कि आप इम्पल्सिव मूव्स को कैप्चर करो। बेसिकली आप अगर लंदन सेशन ट्रेड करते हो तो आपको मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप दोपहर में 1:30 2:30 के आसपास ट्रेड करो। अगर आप इस टाइम जोन में ट्रेड करते हो तो आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगी। तो यार ये तो बात हो गई एशियन सेशन और लंदन सेशन की। दोनों ही सेशन जो थे वो कहीं ना कहीं एक वन साइडेड मूवमेंट या फिर कंसोलिडेशन वाले थे। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन और सबसे ज़्यादा फेमस सेशन न्यूयॉर्क सेशन की। अब न्यूयॉर्क सेशन में बहुत सारे मेजरली ट्रेडर्स न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं, बिकॉज मार्केट में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम रहता है वो न्यूयॉर्क सेशन में आता है। और अगर आप यहाँ पर चार्ट पे भी देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे गोल्ड के अंदर, वो कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क सेशन पे ही आती है। तो न्यूयॉर्क सेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि भाई वो न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करते हैं, बट उनको न्यूयॉर्क सेशन की समझ ही नहीं है कि उसे कब ट्रेड करना है, कैसे करना है, किस टाइमिंग पे ट्रेड करना है, जब न्यूज़ रहे तब कैसे ट्रेड करना है। तो यार इसीलिए किसी भी सेशन को ऐसे ऑब्जर्व करना कि उसमें कब कैसा मूवमेंट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं अगर अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ और सेशन वाले टैब पे जाकर सेटिंग पे टैप करता हूँ, लंदन को ऑफ करके न्यूयॉर्क को ऑन कर देता हूँ यहाँ पर और ओके दबा देता हूँ। तो भाई रेड कलर का हमारा पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सेशन आ चुका है। यहाँ पर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो लाल दिख रहा है, सॉरी चार्ट पूरा लाल दिख रहा है। भाई चाहूँगा कि ऐसा आपका चार्ट ना दिखे लाल, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस वाले बहुत ज़्यादा भरे होंगे। खैर छोड़ो, अब आ जाते हैं न्यूयॉर्क सेशन पे। तो यार गोल्ड की जो सबसे ज़्यादा मेजर न्यूज़ रहती हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आती है वो आती है न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन आपका शाम के 6:30 बजे समर्स में एंड शाम के 7:30 बजे इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका ओपन होता है। तो यहाँ पर आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है उसको एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर से चलते हैं अपन 5 जनवरी से, और 5 जनवरी से ही न्यूयॉर्क सेशन को यहाँ पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो न्यूयॉर्क सेशन में पहले ही बता देता हूँ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि आपका जो न्यूयॉर्क सेशन का जो टाइम है और जो लंदन सेशन का टाइम है वो दोनों ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लंदन सेशन दोपहर में 12:30 को स्टार्ट होता है एंड रात के 11:30 बजे तक चलता है, एंड आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है वो शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होता है एंड वो रात के 2 बजे तक चलता है। तो आपका जो शाम के 5:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का जो टाइम है उस टाइमिंग के अंदर आपका जो लंदन सेशन है और जो न्यूयॉर्क सेशन है वो दोनों ही चालू रहते हैं। तो इसलिए
गोल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी टाइम पर आते हैं, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी वॉल्यूम इसी टाइम पर रहता है। अब देखते हैं कि यार न्यूयॉर्क सेशन के मूवमेंट कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा कि भाई न्यूयॉर्क सेशन जो 5 जनवरी की मैं बात करूँ तो न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश मूव आया। अब इस बुलिश मूव के पहले अगर लंदन और एशियन की बात करूँ तो जो ट्रेंड चला आ रहा था उसी ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया। जस्ट लंदन सेशन में एक रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद बुलिश मूव आया। देन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 6 जनवरी को तो वही हुआ, नीचे से मार्केट का बुलिश ट्रेंड चला आ रहा था। मार्केट ने ओवरऑल पूरे डे पर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन टू बुल मूव किया। देन उसके बाद जो लंदन सेशन का बुल मूव था उसी को प्राइस ने थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करके यहाँ पर कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट डे पर भाई मार्केट ने एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट कर रखी थी। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था, उस पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट किया और उसके बाद बुल मूव दिया। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ न्यूज़। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो कि न्यूज़ ट्रेड नहीं करते या फिर न्यूज़ से बचते हो तो आपके लिए न्यूयॉर्क सेशन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको न्यूयॉर्क सेशन प्रोबेबली अवॉइड करना चाहिए या फिर न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज़ के टाइमिंग के बाद ट्रेड करो, सबसे बेस्ट रहेगा। न्यूज़ की टाइमिंग बेसिकली आपके शाम के 7 बजे, शाम के 6 बजे या फिर 8:30 बजे रहती है। तो आप न्यूयॉर्क सेशन को 9 बजे के आसपास ट्रेड करना प्रेफर करो, जिसमें बेसिकली आपको कंटिन्यूएशन वाले मूवमेंट्स ही देखने को मिलेंगे बट बहुत ही क्लीन मूवमेंट देखने को मिलेंगे। प्लस आपको एक सजेशन देना चाहूँगा मेरी तरफ से, पर्सनल सजेशन, कि अगर आप न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करते हो तो कोशिश करो कि अपने ट्रेड को विद इन द डे क्लोज कर दो, उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड मत करो। बिकॉज न्यूयॉर्क सेशन में जो सबसे ज़्यादा मैंने लॉसेस किए हैं वो नेक्स्ट डे होल्ड करके ही किए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मूव्स मैं कैप्चर कर लेता था पहले बट उनको क्लोज नहीं करता था बिकॉज मेरे को लगता था कि नेक्स्ट डे एशियन सेशन उसका कंटिन्यूएशन देगी। बट क्योंकि गैप अप और गैप डाउन बहुत बेकार चीज़ है, गैप अप गैप डाउन बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी भी रहती है बट मेरे अकॉर्डिंग गैप अप गैप डाउन बहुत बेकार चीज़ है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो गैप अप गैप डाउन के कारण मेरा जो स्टॉप लॉस है या फिर कह सकते हो जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें हो जाती थी। जैसे अगर स्टॉप लॉस हिट होना है तो गैप अप गैप डाउन की वजह से मेरे स्टॉप लॉस मैंने 100 पिप का लगाया वो 150 पिप का हो जाता था। तो दैट्स वाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई ओवरनाइट होल्डिंग न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते वक्त अवॉइड करना। उसके बाद अगर यहाँ पर देखता हूँ मैं मूवमेंट फिर से, तो भाई मूवमेंट वही है कि एशियन सेशन में कंसोलिडेशन देन कंटिन्यूएशन, देन यहाँ पर एशियन और लंदन सेशन में यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, उसके बाद मैनिपुलेशन, देन बुल मूव थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो पूरा दिन मार्केट ने एक डाउनसाइड मूव दिया, फिर कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में बुल मूव आया। तो बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है न्यूयॉर्क सेशन में थ्रू आउट द डे हमने यही किया कि भाई मार्केट में अगर एशियन और लंदन सेशन एक कंसोलिडेशन कर रही है, एक रेंज बना रही है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका जो प्रॉपर मूवमेंट है वो न्यूयॉर्क सेशन में आएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे भी बात करता हूँ तो यहाँ पर जो ओरिजिनल मूवमेंट्स आ रहे हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में आपके आ रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको डायरेक्शनल ट्रेडिंग या फिर कह सकते हो आपको बड़े मूव स्विंग ट्रेडिंग आप करना प्रेफर करते हो तो आप कोशिश करो कि एशियन सेशन में रेंज फाइंड आउट करो, लंदन सेशन में उस रेंज का ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करो, देन न्यूयॉर्क सेशन में जाकर उसका जो ओरिजिनल मूवमेंट है उसको कैच करने की कोशिश करो। तो ऐसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो तीनों ही सेशन के बेसिस पे, या फिर अगर आप सिंगल सेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यार न्यूयॉर्क सेशन का तो काइंड ऑफ ऐसे ही मूवमेंट है अगर मैं थ्रू आउट द डे देखूँ, और अभी तो कुछ टाइम से मार्केट की कंडीशन बहुत बेकार हो रखी है तो आई डोंट थिंक इसमें बैक टेस्ट करना सही रहेगा। दैट्स वाई मैं इतना आगे जा नहीं रहा हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ थोड़ी बहुत और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 7 जनवरी को देखता हूँ तो फिर से प्राइस डाउन साइड आ रही थी, प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट किया न्यूयॉर्क सेशन में, देन उसके बाद बुल मूव दिया, देन यहाँ पर लंदन सेशन में मैनिपुलेशन इसको भी देख लिया था हमने। फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल पूरा दिन मार्केट एक रेंज बाउंड थी, उसके बाद प्राइस न्यूयॉर्क सेशन ओपन होती है उसका ब्रेकआउट किया और वहीं से कंटिन्यूएशन चालू कर दिया। देन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा बुल मूव था, देन लंदन सेशन में एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट था छोटा मोटा और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में ओरिजिनल मूवमेंट आया ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ट्रेंड की डायरेक्शन में। फिर यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, प्राइस ने ओवरऑल पूरे दिन में कंसोलिडेशन किया, देन उसका ब्रेकआउट करके बुलिश मूव दिया। तो यार यही हो रहा है कि आपका जो ओरिजिनल बुलिश मूव आ रहा है वो न्यूयॉर्क सेशन में आ रहा है। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको डायरेक्शनल मूव पसंद है तो भाई न्यूयॉर्क सेशन इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो यार हमने तीनों ही सेशन का ब्रेकडाउन किया, लंदन सेशन, एशियन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, तीनों सेशन के बारे में समझा, तीनों को देखा कि भाई तीनों के क्या क्या ट्रेड्स हैं, कौन सा सेशन कैसा बिहेव कर रहा है और कौन से सेशन में किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, कौन सा सेशन कंसोलिडेशन कर रहा है, कौन सा ट्रेंड में जा रहा है,
कौन सा बुलिश मूव दे रहा है, कौन सा बियरिश मूव दे रहा है, सारी चीज़ें देखी। अब यार इससे मेरे को बस एक ही चीज़ क्लियर होती है कि आप जिस भी सेशन को ट्रेड कर रहे हो आप मेक श्योर करो कि आप रोज़ उसी सेशन को ट्रेड करो, क्योंकि अगर आपके स्टॉप लॉसेस रोज़ एक ही सेशन में जाके हिट होते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने का या फिर उनको रेक्टिफाई करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि आप उन मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो न्यूयॉर्क सेशन में रोज़ 6 बजे ट्रेडिंग करने बैठ रहा हूँ और 6 बजे न्यूज़ रहती है, तो मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे 6 बजे ट्रेड नहीं करना है बिकॉज 6 बजे न्यूज़ रहती है। वो मुझे तभी पता चलेगा तब मैं न्यूयॉर्क सेशन को डेली ट्रेड करूँगा ऑन अ रेगुलर बेसिस और बहुत टाइम तक ट्रेड करूँगा। तो एटलीस्ट अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्म कर रहे हो तो ट्राई करो कि उस स्ट्रेटजी को 1 मंथ या फिर 2 मंथ या फिर 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर फॉरवर्ड टेस्ट करो। उसको लाइव मार्केट में बैठो, डेली उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो, उस पर ट्रेड लो। कोई भी डेमो अकाउंट पे बना के ले सकते हो या फिर कोई भी एक फंडेड अकाउंट परचेस करके उस पर अपनी स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सारे ही ट्रेडर्स को ये रेकमेंड करूँगा। और अगर आप फॉरवर्ड और बैक टेस्टिंग दोनों कर रहे हो तो आपको इस प्रकार की टेस्टिंग भी करना चाहिए जिसमें मैंने बताया है कि भाई कैसे आप अलग अलग सेशंस को अलग अलग मूवमेंट के बेसिस पर जज कर सकते हो। तो यार यही था हमारा पूरी ओवरऑल वीडियो का सम अप। मैंने सारे तीनों ही सेशंस को ब्रेक डाउन किया, तीनों के हमने ट्रेड्स फाइंड आउट किए। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि मैं इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो इन फ्यूचर भी बनाता रहूँ, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे अपना एक वैल्यूबल कमेंट ज़रूर देना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला या फिर आप किन टॉपिक्स पे इन फ्यूचर वीडियो चाहते हो। बाकी तो यार ऐसे ही ट्रेडिंग चलने दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।